इजराइल और अमेरिका जैसी दो महाताकतों से लड़ रहा ईरान और मिडिल ईस्ट में फैली खलबली। इस खलबली के बीच में ज़्यादातर लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा है और वो ये है कि हम भारत पर, भारतवासियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर बात है कि हम सबसे ज़्यादा इसके बारे में चिंतित हैं क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हालत में हैं। बहुत सारी जानकारियां इसको लेकर तरह तरह की आ रही हैं, बढ़ा चढ़ाकर जानकारियां भी आ रही हैं। कोई कह रहा है पेट्रोल 200 रुपये हो जाएगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन ऐसे में एक ज़रूरत और पड़ जाती है और वो ये कि हमारे पास में सच्ची खबर हो, बगैर बढ़ा चढ़ा के पेश की गई सूचनाएं हों और हमें पता हो कि सचमुच हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है और क्या असर पड़ना शुरू हो गया है। आज हम इसी पे बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना, बहुत व्यापक चीज़ों को हमने इसमें लिया है ताकि सब कुछ हमको मिल जाए। कितना असर भारत पे पड़ेगा, तेल का असर कितना पड़ेगा, कितना कितना पड़ेगा। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। ज़्यादातर जगहों पे ये आंकड़ा छप रहा है कि दुनिया की ज़रूरत का 20% तेल इस हरमुज़ जलमार्ग से निकलता है। जलडमरू मध्य भी कहते हैं लोग इसको, जलमार्ग सरल है। लेकिन भारत स्पेसिफिक आंकड़ा क्या है? भारत का तेल कभी यहाँ से खरीद, कभी वहाँ से खरीद, तो आंकड़े थोड़े फ्लेक्सिबल होते रहते हैं। लेकिन एक एक्चुअल सीन हमको पता लगना ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि हमारे तेल पे कितना असर पड़ेगा। 20% दुनिया के लिए है, लेकिन भारत के लिए ये 44 से 52% के बीच में वेरी करता है। और जो देश अपनी ज़रूरत का 80 से 90% तेल बाहर से मंगाता हो, वहाँ आने वाला आधा तेल करीब करीब अटक जाए या फंस जाए। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पहले इस हरमुज़ स्ट्रेट से किस तरह से आवाजाही होती थी जहाज़ों की और अब स्थिति क्या हो गई है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ से कितनी चीज़ें कम हो गई हैं। दूसरा, मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ कि ये वीडियो केवल तेल के ऊपर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, भारत से जाने वाली भी हैं, आने वाली भी हैं। ओवरऑल एक आर्थिक ओवरव्यू है। इराक से 20%, सऊदी अरब से 13%, यूएई से 9%, कुवैत से 3% और कतर से एलएनजी हम मंगवाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए आज चर्चा का विषय रहने वाली हैं। तो अगर एक जगह से जहाँ से आप लाते हैं उस जगह पे रास्ता बंद हो गया है, समझ लीजिए आप पहाड़ पे रहते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ पे, और जो अकेला मार्ग आपके पास आता है वहाँ पर भूस्खलन हो जाए, अब आपके पास रसद नहीं आने वाली है। खैर, अगर हम समझें और तेल वाली चीज़ को एक तरफ रखें तो हमारे पास एक और चीज़ है जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो एलएनजी। शहरों में हमारे को जो सीएनजी से हम गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारे घर में जो गैस आती है जिससे जो पाइप वाली गैस होती है, इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं, ये तेल गैस हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र उद्योग और जो इंडस्ट्री है उसमें, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो या कुछ भी हो, उसमें जो फर्नेस जलती हैं, भट्टियाँ, उसमें भी बहुतायत गैस का इस्तेमाल होता है। यानी ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में कतर से आता है। भारत अपनी ज़रूरत की 50% से ज़्यादा गैस कतर से मंगाता है। और अगर आप देखें तो ये जितनी भी कंपनियां हमारी, ये सभी उन लोगों पे निर्भर हैं। कतर ने जब उसके ऊपर हमले हुए तो उसने एहतियात के तौर पे गैस का उत्पादन बंद कर दिया। यानी हमारा जो गैस वाला था, उस गैस वाले की एजेंसी बंद हो गई। अब हमारे घर पे गैस नहीं आएगी, या फिर भारत पेट्रोलियम और एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम की दो एजेंसी थी, इंडियन और भारत गैस वाली। अब एक भारत गैस वाली बंद हो गई तो एक इंडियन वाले का ही सारा का सारा भरोसे पे हमें, तो गैस की किल्लत जाहिर बातें होने वाली है। कितनी होगी, क्या असर पड़ेगा, इस पर हम जाएंगे। लेकिन इसकी मार अभी पड़नी शुरू हो गई है। सीधे हम पे नहीं पड़ी है, आम लोगों पे, लेकिन उद्योग पे पड़नी शुरू हो गई है। अडानी साहब मौके पे चौका मारने वाले। मोरबी एक जगह है गुजरात में जो हिंदुस्तान की 90% टाइलें
जो मकान में बनती है उनका उत्पादन करती है। वहाँ 900 से ज़्यादा सिरेमिक फैक्ट्रियाँ हैं। 50,000 करोड़ के आसपास सालाना कारोबार मोरबी से होता है और यहाँ पर उत्पादन ठप हो गया है क्योंकि 30 से 40% गैस की सप्लाई वहाँ पर कम कर दी गई है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसमें नाइट्रोजन उर्वरक हो गए, 70% उत्पादन नेचुरल गैस से होता है, मतलब जो खाद वाद बनती है। अभी क्या किया इन कंपनियों ने, दो तरह से काम किया। अडानी साहब की जो अडानी टोटल है उसने तो बढ़ा दिया दाम, और जो दूसरी कंपनियां हैं गुजरात में, गुजरात गैस और वगैरह वगैरह, उन सब कंपनियों ने ये कहा कि भाई 30% गैस कम मिलेगी अब आपको, क्योंकि पीछे से गैस कम आ रही है। गैस कम मिलेगी तो आपकी फैक्ट्री कम चलेगी, जाहिर बात है। कम चलेगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो बिक्री कम होगी, बिक्री कम होगी तो निश्चित तौर पे रोज़गार पे उसका बुरा असर पड़ेगा, लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। और ये स्थिति 3 बड़ी इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया, जैसे कि टायर इंडस्ट्री हो गई, आपकी फर्टिलाइज़र हो गई, और बाकी इंडस्ट्री, चाहे वो कांच की इंडस्ट्री हो, जहाँ ग्लास की, जहाँ कांच का सामान बनता है, बहुत जो भी इंडस्ट्री है, आपको तो पता है ज़्यादातर उद्योग आग से ही चलते हैं। इन सब पे एक असर जो सीधे हम लोगों की ज़िंदगी पे आने वाले हैं। ये वो सामान है जो टाइल हम कभी कभी खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा की भी आ रही है। जैसे फर्टिलाइज़र मतलब खाद महंगी तो किसान को खाद महंगी मिलेगी, और किसान को खाद महंगी मिलती है तो हम लोगों का चूल्हा महंगा हो जाता जलना, क्योंकि गैस महंगी हो गई और उस पर जो रोटी पकाओगे वो भी महंगी हो गई। लेकिन अभी तो और महंगा होना है। अगर हम आगे चलें तो शहरों में चलने वाले ऑटो टैक्सी बसें ज़्यादातर सीएनजी पे हैं, और घर में आने वाली गैस एलएनजी है। बड़े शहरों में ज़्यादातर सब में पाइप डल गए, एलएनजी है। एलएनजी मतलब वो गैस जो घर में पाइप से आती है, और जो एलपीजी है वो अलग होती है, सिलेंडर वाली। खैर, ये सब हमारे पास में आना शुरू हो गए। अब हम आते हैं कि हारमुज में एक तो ट्रैफिक कम हो गया है, कम माल पास हो रहा है, लेकिन सिर्फ गैस और तेल का ही मसला नहीं है। जो भी चीज़ जा रही है वो सब चीज़ अब ठहर गई है। ठहर क्यों गई है, इसको ऐसे समझते हैं, क्योंकि अब वहाँ जोखिम है। ईरान ने कहा है, वैसे तो ईरान ने बयान दे दिया है कि हम केवल इजराइल, अमेरिका और 1-2 और देश हैं उनके ही जहाज़ रोकेंगे। तो जो जहाज़ निकल रहे हैं उस जहाज़ को निकलने में मुसीबत है, उसको रिस्क लग रहा है। रिस्क किसका होता है? जहाज़ का रिस्क नहीं होता। जहाज़ वाला तो अपना जहाज़ लेके चल दिया। जो कंपनी उसका बीमा करती है उसका रिस्क बहुत होता है, क्योंकि जहाज़ डूब गया तो उस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। तो अब बीमा कंपनियां कह रही हैं भैया यहाँ चल रहा है पंगा, इधर से जाने का ही नहीं, जाओगे तो अपनी रिस्क पे जाओ। तो जहाज़ कंपनी कह रही है मैं अपनी रिस्क पे क्यों जाऊँ, तुम तो इंश्योरेंस करो। बोले मैं कर दूंगा इंश्योरेंस। पहले मैं इंश्योरेंस के अगर 1 लाख रुपए लेता था तो अब लूँगा 6 लाख रुपए। यानी इंश्योरेंस बहुत महंगा हो गया है। ये $10 लाख तक एक टैंकर के लिए इंश्योरेंस हो चुका है, जो पहले करीब $4 लाख अधिकतम होता था, यानी 2.5 गुना से ज़्यादा। जब $10 लाख का इंश्योरेंस कोई देगा, यानी $1 मिलियन का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो करीब 8 करोड़ रुपया होता है। और जब इतना 8 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस देगा तो पैसा किससे वसूलेगा? जाहिर बात है जिसका माल वो पैसे दे। ऐसी स्थिति में एक नया दबाव हमारे ऊपर आता जा रहा है। अब ये आपने एक तस्वीर देखी कि उन कमोडिटीज़ की जो वहाँ से आती हैं, पेट्रोलियम ईंधन वाली। इसके अलावा हमने एक तस्वीर देखी कि हमारे को जहाज़ की उपलब्धता के कारण दिक्कत हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं अपने हिंदुस्तान के हालात पे। मुझे किसी ने बताया कि आपका 1 रुपया 1 पैसे के बराबर होने वाला है। सुनने में बहुत बुरा लगा, लेकिन सच है। अमेरिका के 1 पैसे के बराबर हमारा 1 रुपया होने वाला है। 100 रुपए का डॉलर हो जाएगा। क्यों हो सकता है, इसको समझते हैं। देखिए, भारत में डॉलर की आमद का सबसे बड़ा जरिया क्या है? एक्सपोर्ट के अलावा एक्सपोर्ट भी उतना बड़ा जरिया बचा नहीं। अमेरिका की तरफ से तमाम झंझटें वगैरह वगैरह, वो है जो हमारे लोग जो है विदेशों में रहते हैं और पैसे कमा के अपने घर भेजते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे कमा के घर भेजने वाले भारत के कामगार इन्हीं देशों में रहते हैं जहाँ पर ये बम गोले चल रहे हैं।
यही 6-7 देश जो हैं, कतर वतर और ये आपका ओमान और जितने भी देश हैं, यानी मिडिल ईस्ट से। तो जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ से जो हमको पैसा आता है उसको कहते हैं रेमिटांस, और ये करीब 100 अरब डॉलर से अधिक का पैसा हमारे पास आता है, जिसको आप अगर कन्वर्ट करो भारतीय रुपए में तो 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा हमारे पास आता है। 8 लाख करोड़ रुपया वहाँ से हमारे पास आता है, जो 100 अरब डॉलर के पास बैठता है। यानी कि हमारे देश की विदेशी मुद्रा में 100 अरब डॉलर का योगदान सीधे वो लोग दे रहे हैं जिनको आप रोज़ सोशल मीडिया पे IT सेल आपकी गाली देती रहती है, वो लोग, क्योंकि वो वहाँ से पैसा कमा के भेज रहे हैं। अब ये पैसा कम होने का मतलब ये है कि डॉलर जो है उसकी सप्लाई कम हो गई भारत के लिए, तो क्या होगा, डॉलर का दाम बढ़ेगा। इसके अलावा जो पैसा वहाँ से आता था, वो पैसा जब भारत में आता था उस पैसे का इस्तेमाल होता था, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई सुविधा ले रहा है, तो जब वो उस पैसे का इस्तेमाल करते थे तो उससे बाज़ार चलता था, इकोनॉमी चलती थी। हमारे पास में एक बड़ा स्रोत रेमिटांस का है, यानी ये सीधे सीधे बड़ी संख्या में लोग अगर यहाँ पे आते हैं, अभी तो वहाँ वो क्राइसिस में पैसे और नहीं भेजेंगे क्योंकि वहाँ महंगाई होगी, वहाँ जमाखोरी होगी, वहाँ जीवन मुश्किल होगा, तो वहाँ के लोग अभी पैसे अपने पास रखेंगे। लेकिन बाद में भी बहुत सारे लोग नौकरियाँ छोड़ कर भारत आएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा क्राइसिस चला, लंबी अगर जंग खिंच गई तो दिक्कत होने वाली है। ये सीधे सीधे अगर देखें तो हमारे पास इसका एक असर हुआ। अब इसका एक थोड़ा सा व्यापक असर देखें। हमारा रेमिटांस नहीं आएगा, उससे हमारी इकोनॉमी पर असर, हमारे पास में ईंधन वगैरह नहीं आएगा, उससे असर, और उससे असर ये भी पड़ेगा कि निश्चित तौर पे सारी चीज़ें एक से दूसरी जगह जाती हैं हिंदुस्तान में, और वो जो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन है, जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब तेल महंगा मिलेगा, जब इतना ज़्यादा हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, तो मैं आपको आंकड़े क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं इस मामले में आंकड़े दूँ तो झूठे देंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कल क्या होने वाला है तेल के मार्केट में, लेकिन होने वाला ये पक्का है। तो हमारी हर चीज़ महंगी होगी। बिजली बनती है बहुत सारी जगहों पर, बिजली हमारी जो है गैस से बनती है, महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, सब्जियां और तमाम सारी चीज़ें और निर्माण सामग्री वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर असर डालेंगी। अब अगर आप दाम पे जाएं तो जो घरेलू CNG PNG गैस है, इसका तो रिव्यू होता है साल में 2 बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को, लेकिन ये वो है जो भारत में उत्पादित हो रही है। लेकिन जो 50% बाहर से आ रही है वो सारी की सारी इन कंपनियों अडानी टोटल, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड वगैरह, IGL वगैरह पे इससे होती है। अब हमने एक पहलू देख लिया इसका कि हमारे पास आने वाला सामान, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। अब हम यहाँ से जाने वाली चीज़ों पे जाएं जो हमारे को फिर से रोज़गार देती हैं, हमारे उद्योग चलाती हैं, दूसरी चीज़ें करती हैं, उनको देखें तो और भी खतरनाक और भयावह तस्वीर है। जो सामान हम बाहर बेचते थे उससे भी हमारे पास में डॉलर आता था, यानी सऊदी अरेबिया, UAE, इराक, ईरान, यमन वगैरह में हमारे यहाँ से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट होता है। अरब लोग हमारे बासमती चावल को दिल से खाते हैं, और हम करीब 50,000 करोड़ रुपए का, 6 बिलियन डॉलर का बासमती चावल वहाँ बेचते हैं, और ये जो पैसा है जो जा रहा है हमारा, उस बासमती चावल में 60 से 70% इन्हीं देशों से आता है। जाहिर बात है जब असर पड़ेगा तो हमारी सप्लाई रुकेगी। अभी से सप्लाई रुकी हुई है। भारत की ज़्यादातर जो प्रमुख पोर्ट सिटीज़ हैं उन सिटीज़ पे लंबी लंबी ट्रकों की कतारें खड़ी हुई हैं। हमारा माल बाहर नहीं जा पा रहा है, कच्चा माल सड़ रहा है, अंगूर वंगूर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सड़ रही हैं, और प्याज वगैरह भी हमारे यहाँ से जाती है, और ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो अटक गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ से बासमती चावल, इसके अलावा इसमें जो है 1.2 अरब डॉलर का बासमती केवल सऊदी अरब जाता है, 1 अरब डॉलर का करीब 0.85 मतलब 8.5 मिलियन डॉलर का जाता है आपका इराक में, ईरान में भी जाता है, कुल मिला के UAE में भी जाता है, अच्छा खासा हमारा जाता है। और ये सारा माल अटक जाएगा, पेमेंट लेट मिलेगी, और किसानों और मिलर के पैसे बड़े फंसेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके पास पैसे नहीं आएंगे, और उनके पास पैसे आएंगे नहीं आएंगे बात की बात है, लेकिन जो विदेशी मुद्रा आती है डॉलर, उनका सोर्स यहाँ से भी कम हो जाएगा। देखिए, डॉलर के कम होने से रुपए की कीमत गिरती है,
रुपये की कीमत गिरने से विदेशों से जो भी सामान आप मंगाते हो वो आप डॉलर से मंगाते हो, और जब डॉलर से आप मंगाते हो तो वो सामान आपको महंगा पड़ता है। तेल की बात करते करते एक चीज़ बड़ी ज़रूरी छूट गई, वो ये छूट गई है कि भारत को जल्दी से तेल का इंतज़ाम करना है। हमारे पास कोई 25 दिन का तेल बकाया है, जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसके मुताबिक। सरकार बयान बदल रही है, कभी 25 दिन बोलती है, कभी 75 दिन बोलती है। खुद ट्रंप कह रहा है कि वो युद्ध जो है 4 हफ्ते चलेगा, यानी उससे पहले हमारा तेल तय बोल जाएगा। अब ऐसे में कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम रूस से तेल खरीद लेंगे, रूस भी तेल दे देगा। लेकिन हमारा क्या नेशनल कैरेक्टर आया, 2 मिनट में हम पहुंच जाते हैं रूस, 2 मिनट में हम भाग आते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। अमेरिका मना करता है तो मना कर देते हैं। एक अमेरिकी एंकर ने, महिला एंकर ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसको मैं यहाँ नहीं दोहरा सकता। उसने कहा मोदी जी ने ट्रंप के सामने पैर ऊपर उठा दिए। आप इससे कल्पना कर लीजिए, ये स्थिति हमारे देश की साख है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अमेरिका आपको रूस से तेल मंगाने देगा? ये बड़ा सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन। अमेरिका के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका उठाने वाला है। पूरी दुनिया में जो तेल की किल्लत होने वाली है, उस किल्लत को पूरी करने के लिए ट्रंप अपना शेल ऑयल बेचेगा, ना कि लोगों को रूसी ऑयल खरीदने देगा, ना वेनेजुएला का खरीदने देगा। यानी उसकी 5 उंगलियां घी में, सिर कढ़ाई में। यूक्रेन युद्ध में भी उसने अपना शेल ऑयल बेच बेच के बहुत पैसा बनाया था। अब आते हैं चीज़ों पे, तो खाद्य तेल का 60% से ज़्यादा भारत आयात करता है। आप जो तेल खाते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या में जो तेल इस्तेमाल होता है पाम ऑयल होता है। जितना नमकीन खाते हैं सारे ब्रांड का, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं तली हुई, पाम ऑयल से बनती। पाम ऑयल बाहर से आता है, तो भारत की ज़रूरत का 60% बाहर से आता है। सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी का तेल, ब्राज़ील से सोयाबीन का तेल आता है, इसी तरह सूरजमुखी का तेल यूक्रेन वगैरह से आता है। तो ये सब जो है वो आपका फंसने वाला है। अब इन सब चीज़ों के फंसने और महंगा होने का कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाज़ का परिवहन ही महंगा हो जाएगा। कई जहाज़ तो वहीं अटक गए, भाई माल खाली करके आते तो कहीं दूसरी जगह से माल उठा के लाते, फिर वो इंश्योरेंस महंगा हो गया। इस वजह से बड़ा सारा संकट हमारे सामने आ गया है। और इस पूरे संकट के बीच में हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है कि आज हम हकीकत में क्या हैं वो हमको पता लग रहा है। देखिए, बहुत मजाक उड़ा था, वॉर रुकवा दी पॉपा। पॉपा कहाँ हैं? पॉपा मिल नहीं रहे हैं घर में, चारपाई के नीचे हैं, खटिया के नीचे हैं, कहाँ अलमारी के ऊपर टांड पे छिपे हुए नहीं पता। ये वही पॉपा हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि हम जाके बहुत सारे बच्चों को वहाँ से लेके आए, यूक्रेन से, वहाँ फंसे हुए थे, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन कराया। यही हरदीप सिंह पुरी, F सिंह के साथ जिनका नाम आ रहा है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्लाइट में आती थी, बच्चों की खुद भी बैठ के आ जाते थे और टीवी चैनलों पे खड़े होके देखो हम ले आए, तूफान से कश्ती निकाल के टाइप का किया करते थे। भाई अब जो है, अब तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ट्रंप भी कहता है आई रिस्पेक्ट मोदी, मोदी इज अ वेरी गुड पर्सन वगैरह वगैरह, जो भी सभी टेढ़ा मुँह करके बोलते हैं। और मोदी जी तो बराक डोलांड बोलते ही हैं। तो भाई जब इतने अच्छे संबंध हैं, वहाँ यूएई में लोग अटके पड़े हैं, दुबई में निकाल लाते भाई साहब। आपको तो ईरान भी नहीं रोक रहा है, और आपकी हालत क्या है आप कल्पना कर लो। तो ये पूरी सिचुएशन के बीच में जो ओवरऑल एक मोटा एस्टीमेट आप निकालो, तो हमारी सबकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी खासी बढ़ने वाली है, और जो 10 से 12-15% तक भी मामला जा सकता है। 6% के करीब तो महंगाई वैसे ही बढ़ती है हमारे यहाँ। इसके अलावा जब तेल महंगा हो जाएगा, तेल से होने वाला सामान महंगा हो जाएगा, सब कुछ तो विदेशों से मंगाते हो, खाने के तेल से लेके सब कुछ वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की कॉस्ट गिर जाएगी। माल अपना बिकेगा नहीं तो डॉलर भी कमाएंगे। इतनी बुरी सिचुएशन जो है वो अभी हमारी हो गई है। अभी कुछ और प्रभाव भारत के हैं जो अभी हमको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही अमेरिका से करार साइन करके आए थे, युद्ध में आपके हवाई अड्डे अमेरिका के हम इस्तेमाल करेंगे और हमारे आपके इस्तेमाल करेंगे, और वो हमारे हवाई अड्डों को इस्तेमाल करता है। अभी आपको याद होगा बीच में उसका एक हवाई जहाज़ ख़राब हो गया था, कितने दिन तक खड़ा रहा था। क्यों? क्योंकि वो हमारे हवाई अड्डे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ईरान की लड़ाई में अगर वो हमारे हवाई अड्डे इस्तेमाल करते हैं
अगर देखिए मना तो ये नहीं कर पाएंगे इनके, आप वो हम समझ गए, पापा का 56 इंची हमको समझ में आ गया। अगर उन्होंने 2 सॉर्टी भी लेके यहाँ से बम गिरा दिया तो ईरान क्या करेगा? जब उसने उस ओमान को नहीं छोड़ा जो मध्यस्थता कर रहा था बातचीत में, तो भारत को क्यों छोड़ेगा अगर भारत की ज़मीन इस्तेमाल हुई तो? इस बीच में भारत सरकार ने खंडन किया, इनकार किया और उसको फेक बताया, लेकिन एक व्यक्ति ने ये दावा किया है अमेरिका के, और वो दावा ये था कि ईरान पे बहुत सारे हमले करने के लिए भारत की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया। ईरान पे या शायद कतर पे, कहाँ पे, भारत की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया, भारत से वो हमले किए गए। तो ऐसी सारी सिचुएशन जो है अभी बहुत टेढ़ी है, और इन टेढ़ी सिचुएशन के बीच में हमको लपेटने की कोशिश हो रही है। हमारा एक जहाज़ जा रहा था अच्छा खासा, हमारे यहाँ आया हुआ था, हमारे यहाँ शो में भाग, जैसे 26 जनवरी की परेड में मान लीजिए वो आया ट्रक लेके बाहर हो रहा है, और जाते समय वो ट्रक वालों को पकड़ के कोई पीट दे तो हमको लगता है ना यार हमारी परेड में भाग लेने आए थे, दिल्ली ये थोड़ी कहे कि तुम मध्य प्रदेश की परेड थी तुम जानो। तो इसी तरह से ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो उड़ीसा में हुआ, लेकिन जो भी हमारे सामने, तो मैंने आपको एक रियलिस्टिक तस्वीर दी है जिससे साफ दिखाई देता है कि कैसे भारत के लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है, कठिन होने वाली है, महंगी होने वाली है, बजट आपका कितना ख़राब होने वाला है, और इन सब चीज़ों के व्यापार पर जब असर पड़ता है तो सरकार के टैक्स पर असर पड़ता है, तो वो तो मर ही रहोगे आप, ये सरकार भी आपको मार रही होगी। नमस्कार, जय हिंद।